म्यूचुअल फंड्स के एनएफओ का एनएवी सिर्फ 10 रुपीज होता है, जो कि काफी कम है, जबकि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनका एनएवी ज्यादा होता है या काफी ज्यादा होता है। तो क्या हमें अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एनएफओज में ही करना चाहिए? फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड्स के एनएफओ में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एनएफओ दैट इज न्यू फंड ऑफर होता क्या है? तो जब भी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को न्यू स्कीम लॉन्च करना होता है तो वो एनएफओ लेकर आता है, और फॉर इक्विटी स्कीम्स ये पीरियड 15 डेज का होता है जिसमें कि वो इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करते हैं। अगर कोई स्कीम ओपन एंडेड स्कीम है तो इन्वेस्टर्स एनएफओ के बाद भी उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, लेकिन अगर वो स्कीम क्लोज्ड एंडेड है तो वहां पे इन्वेस्टर्स एनएफओ के बाद उस स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करते हैं। दैट इज उनका हम रिटर्न्स चेक करते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जब भी कोई फंड पास्ट में कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट करता है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस फंड का जो फंड मैनेजमेंट टीम है और साथ ही उस म्यूचुअल फंड कंपनी का जो रिसर्च टीम है, दोनों ने ही अपना काम काफ़ी अच्छे से किया है। तो यहाँ पे हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि फ्यूचर में भी ये टीम काफ़ी अच्छा काम करेगी। म्यूचुअल फंड्स के एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करने का नंबर 1 रीज़न है कि जब भी कोई एनएफओ आता है तो एक नया फंड है, वहाँ पे आपको उस फंड का कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। और साथ ही जब कोई एनएफओ आता है तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि उस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन या सेक्टर एलोकेशन या फिर स्टॉक पोर्टफोलियो क्या होगा, क्योंकि एक बार उन्होंने जब अपना पैसा रेज कर लिया एनएफओ के थ्रू, उसके बाद ही ये फंड्स अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के एनएफओज में इन्वेस्ट नहीं करने का दूसरा रीजन है कि एनएफओज और आईपीओज दोनों सेम नहीं होते हैं। आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? तो जब भी किसी कंपनी के प्रमोटर को पैसे की जरूरत होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी, तो वो प्रमोटर अपने कुछ स्टेक को सेल करता है स्टॉक मार्केट्स में, जिसे कि इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स स्टॉक मार्केट्स में एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स को ही ऑफर करते हैं। तो अगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उस शेयर का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ेगा, उसके कारण उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, तो जितना भी आपको यूनिट्स की जरूरत है उतने यूनिट्स म्यूचुअल फंड कंपनीज जनरेट कर सकते हैं। सो स्टॉक्स के आईपीओज में डिमांड और सप्लाई के कारण उनका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड यूनिट्स के केस में डिमांड या सप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 3rd पॉइंट एंड इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी भी कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि एनएफओस का जो एनएवी है वो सिर्फ 10 रुपीज़ का है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, जबकि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनका एनएवी ज़्यादा होता है। इसीलिए इस तरह के इन्वेस्टर्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट या फिर पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एनएफओज में करते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एनएवी का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदें तो एनएवी के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं खरीदें। आप उस स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो देखकर खरीदें। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया जिसका एनएवी है 10 रुपीज़ का, उस फंड ने 10% का रिटर्न जनरेट किया, तो यहाँ पे एनएवी हो जाएगा 11। और सपोज किसी दूसरे इन्वेस्टर ने किसी दूसरे स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पे एनएवी है 100 रुपीज़ का, और अगर वो स्कीम 1 ईयर में 20% का रिटर्न जनरेट करती है तो वहां पे एनएवी हो जाएगा 120। म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप एनएवी बिल्कुल भी नहीं देखें। आपको ध्यान देना है उस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो का, क्योंकि अगर उसके स्टॉक पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं और ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे। और अगर स्टॉक पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स नहीं हैं जो कि अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे आपका जो ओवरऑल रिटर्न आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर आप
आप ये भी ध्यान में रखें कि किसी फंड का अगर NAV ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा है तो इसके मोस्टली दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न होगा कि वो फंड काफ़ी पुराना है, तो काफ़ी समय से जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसके कारण उसका NAV काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और सेकंड रीज़न हो सकता है कि उस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो फंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, दैट्स वाई उसका NAV काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और अगर कोई फंड काफ़ी पुराना भी है और उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स, तो उसका NAV और भी ज़्यादा हो जाएगा। फोर्थ रीज़न, कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि NFOs का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है, जबकि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जिनका AUM काफ़ी बड़ा हो गया है उनका जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप AUM वाइज मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि अगर AUM कम है तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, और अगर AUM काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे आपके एक्सपेंस रेशियोज कम होंगे। यहाँ पर फर्स्ट 500 करोड़ के AUM पर मैक्सिमम 2.25% तक एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा सकता है इक्विटी फंड्स पे, जबकि अगर इक्विटी फंड्स का AUM 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है तो वहाँ पे मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो होगा सिर्फ 1.05%। सो नाउ यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी फंड का AUM बड़ा है या फिर काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस यही है कि उसका जो ओवरऑल एक्सपेंस होगा वो कम होगा। म्यूचुअल फंड्स के NFO में इन्वेस्ट नहीं करने का फिफ्थ रीज़न होगा लॉन्च टाइमिंग। म्यूचुअल फंड्स जब भी अपना NFO लॉन्च करते हैं तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके फंड में इन्वेस्ट करें। और अभी भी ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि तब मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है, और पैसा और भी ज़्यादा इन्वेस्ट होता है जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है। दैट्स वाई आप ये देखेंगे कि जब भी मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है या फिर अपने टॉप के आसपास होता है उस समय NFOs काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हमें ये पता है कि जब भी स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो, दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका हो, तो उस समय हमें स्टॉक मार्केट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई NFO इस तरह के ओवर वैल्यूड मार्केट कंडीशन में लॉन्च होता है तो वहाँ पे भी उस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए कोई भी फंड सेलेक्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, जो अच्छे फंड्स हैं, उन्हीं में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। और सपोज़ आपको कोई NFO काफ़ी अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वो फंड फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करेगा, तो वैसे फंड्स के लिए आप 2 या 3 ईयर्स के लिए वेट करें। 2 या 3 ईयर्स में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर वहाँ पे आपको उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, पास्ट परफॉर्मेंस, साथ ही उनका जो स्टॉक पोर्टफोलियो या सेक्टर एलोकेशन या मार्केट कैप एलोकेशन आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ से आप उस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।